हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सब लोगों के लिए जो कि जानना चाहते हैं कि स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है क्रेडिट रिस्क के अंदर। तो बेसिकली कितने भी बड़े बैंक हो, जेपी मॉर्गन हो, चाहे वेल्स फार्गो हो, चाहे सिटी बैंक हो, इनमें से हर एक बैंक के अंदर आपको क्रेडिट रिस्क की जॉब मिलती है एंड पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की जॉब मिलती है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट क्या होता है एंड क्रेडिट कार्ड एज अ पोर्टफोलियो हम डील करेंगे आज के वीडियो में। इस तरह से स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का यूज करके क्रेडिट कार्ड के पोर्टफोलियो में बैंक मैक्सिमाइज प्रॉफिट जनरेट करता है। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो तो आज की वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जब एक क्रेडिट कार्ड एज अ प्रोडक्ट कोई भी बैंक जनरेट करता है तो वो क्या स्ट्रैटेजी यूज करता है उसके लिए। तो जब भी बात आती है एक क्रेडिट कार्ड रिलेटेड स्ट्रैटेजी की तो वो तीन टाइप की होती हैं। सो लेट मी राइट देम, क्रेडिट कार्ड स्ट्रैटेजीज। क्योंकि जब भी एक क्रेडिट कार्ड ओरिजिनेट होता है तो तीन ही एस्पेक्ट होते हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहला होता है एक्विजिशन, कि कस्टमर को आप एक्वायर कब करेंगे। सो इसको कहते हैं एक्विजिशन स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली आपको सोचना पड़ता है कि आपको किस तरह से ऐसी क्या स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप बैंक के लिए नए कस्टमर एक्वायर करके ला सको। दूसरी होती है स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं बिहेवियर स्ट्रैटेजी। इसमें आप क्या करते हो, आप कस्टमर के बिहेवियर को एग्जामिन करके उसको और ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने का ट्राई करते हो ताकि बैंक का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। उसके बाद होती है बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। सो इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, आप बेसिकली ये चेक करते हो कि आप किस तरह से बिजनेस को बढ़ा सकते हो। तो दैट्स वाई इसका जो नाम है वो भी बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है। तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा अपने फ्रेंड्स से या अपने बड़े भाई बहन से जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं कि बेसिकली स्ट्रैटेजी टीम में ओपनिंग है। तो जो स्ट्रैटेजी टीम होती है उनका काम यही होता है, इस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाना। एक्विजिशन स्ट्रैटेजी अब आप यूज करेंगे बैंक के लिए तो आप क्या क्या कर सकते हो। उससे आप क्या करोगे, आप जो कस्टमर है उसके लिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट करोगे, बिकॉज हर किसी की लिमिट अलग अलग है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के थ्रू। उसके अलावा आप प्राइस भी डिसाइड करोगे कि किस प्राइस पे आप उसको वो सर्विस ऑफर करने वाले हो। क्योंकि देखिए डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर पास्ट बिहेवियर हम सारी चीजें मैनेज करते हैं। बट जो एक्विजिशन स्टेज होती है यहां पे हमारे पास पास्ट डेटा तो नहीं है, तो हमें ये स्ट्रैटेजी खुद से बनानी पड़ती है कि हम उसको कितने प्राइस पे वो प्रोडक्ट ऑफर करने वाले हैं। सो दैट्स वाई इट्स बिट चैलेंजिंग। अब जो हमारी सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम कहते हैं बिहेवियर स्ट्रैटेजी, तो यहां पे हमें क्या करना होता है, हमें बेसिकली देखना पड़ता है कि हम जो कस्टमर है उसकी लिमिट इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। क्योंकि बिहेवियर आप उन्हीं कस्टमर का चेक कर सकते हो जो कि बैंक में पहले से है। तो इसमें आप क्रेडिट लिमिट या तो इंक्रीज करोगे या तो आप क्रेडिट लिमिट को डिक्रीज करोगे। तो दैट्स वाई इसको कहते हैं CLI एंड CLD, क्योंकि यहां पे आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी जो होती है ये भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करी जाती है। यहां पे दो स्टेप आप ले सकते हो इसको बेसिकली सक्सेसफुल बनाने के लिए। सबसे पहला है क्रॉस सेल करना। क्रॉस सेल का क्या मतलब होता है कि मेरा कोई कस्टमर है जिसका नाम लेट्स से मिस्टर रजत है। रजत जी हमारा क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। अब मैं उनको एक प्रोडक्ट और बेचूंगा, फॉर एग्जांपल FD, बिकॉज उनके पास सेविंग्स अकाउंट में काफी पैसा है। तो इसको कहते हैं क्रॉस सेल करना। इससे बैंक का तो प्रॉफिट होगा ही ऑब्वियसली। अब इसका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का वो है अपसेल करना, ऐसे प्रोडक्ट्स बेचना जो कि बैंक को और मैक्सिमाइज प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे कंपेयर टू ओनली क्रेडिट कार्ड। ओके, सो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर आपको कि क्रेडिट कार्ड स्ट्रैटेजी जब बिल्डिंग की बात होती है तो उसमें तीन टाइप की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, एक्विजिशन, बिहेवियर एंड बिजनेस एक्सपेंशन। उसके बाद ये जो हमारे क्रेडिट कार्ड स्ट्रैटेजी है अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, अगर आप लेमन लैंग्वेज में समझो, हम पैसा दे रहे हैं क्लाइंट को, एक कार्ड के फॉर्म में दे रहे हैं बट अल्टीमेटली हम प्रोवाइड तो पैसा ही कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे जो पैसा हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट, जो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है ना उसको बैंक क्या कहता है, लाइन ऑफ क्रेडिट। तो या फिर इसको क्रेडिट लाइन भी कहते हैं कुछ बैंक। सो आप इसको CL करके बेसिकली डिनोमिनेट कर सकते हो, तो आपकी क्रेडिट लिमिट को दिखाता है ये, या फिर लाइन ऑफ क्रेडिट, आप इसको जो भी कहना चाहो। अब जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है कि मैंने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड तो दे दिया है ऑलरेडी, कस्टमर के पास मेरा क्रेडिट कार्ड पहुंच चुका है। सबसे पहली चीज ये होगी कि उसने क्रेडिट कार्ड को यूज करा, तो मेरा जो एक अमाउंट होगा उसको हम कहेंगे ड्रॉन अमाउंट, जो कि उसने यूज करा है। लेट्स से 25,000 की लिमिट थी, उसने 10,000 खर्च कर लिया। जो सेकेंड टाइप ऑफ अमाउंट होता है उसको कहते हैं अनड्रॉन अमाउंट, जो कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट बची हुई है। अब यहां पे जो ड्रॉन अमाउंट है ये आपका बैंक की बैलेंस शीट में दिखाई देता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये यूज हुआ है बेसिकली, तो ये एक बैलेंस शीट आइटम है।
बैलेंस शीट आइटम, और जो आपका अनड्रॉन अमाउंट है ये ऑब्वियसली नॉन बैलेंस शीट आइटम है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। क्रेडिट लाइन दो टाइप की होती है, ड्रॉन एंड अनड्रॉन। बट अब इसमें इंपॉर्टेंट कैच वो जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, जब आप ड्रॉन एंड अनड्रॉन अमाउंट को कंबाइंड करते हो तो जो इसका टोटल होता है उसको हम कहते हैं रिस्क वेटेड एसेट, या फिर बैंक में इसको आरडब्ल्यूए बोल के भी डिनोमिनेट किया जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि आरडब्ल्यूए की टीम में ओपनिंग है, तो वो जो टीम्स होती हैं वो बेसिकली रिस्क वेटेड एसेट्स ही कैलकुलेट करती हैं बैंक के लिए। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक बैंक को आरडब्ल्यूए को रिपोर्ट करना पड़ता है रेगुलेटरी बॉडी को, ताकि वो जो रेगुलेटरी बॉडी है वो ध्यान रख सके कि किस बैंक में कितना ऐसा अमाउंट है जो रिस्क पे है। तो ये हुआ हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट। नाउ जब आपने ये सब चीजें समझ ली, ओके, सो आपको ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि आप लोग पूछोगे कि हाउ डू वी असेस दीज स्ट्रैटेजी। सो असेसमेंट भी तो करना है ना, सो हाउ डू वी असेस, हाउ डू वी असेस दीज स्ट्रैटेजी। तो उसके लिए सर्टेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं असेसमेंट की, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पे। जब भी आप असेसमेंट करोगे सबसे पहला आपका जो फैक्टर आएगा वो आएगा आपका कॉस्ट का फैक्टर, और जो दूसरा फैक्टर आएगा कि उस कॉस्ट के अगेंस्ट आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है। ये जो फैक्टर है ये है आपका बेनिफिट। अब कॉस्ट जो आपकी है वो आपकी क्या थे, रिस्क वेटेड एसेट्स, क्योंकि आपने उस कस्टमर को वो लिमिट दे रखी है तो वो भी आपकी कॉस्ट है, प्लस जो उस कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए खर्चा हुआ कि सेल्समैन को हमने पैसे दिए, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंटेशन पे खर्चा हुआ, तो उसको आप कहते हो तो उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे लिए कॉस्ट हुआ। उसके बाद जो हमारा बेनिफिट है, अब बेनिफिट हमें क्या होगा, हम क्रेडिट कार्ड दे चुके हैं तो हमें उससे इनकम आएगी, इंटरेस्ट इनकम आएगी। अब यहां पे दो टाइप की इनकम होगी, एक आपकी होगी इंटरेस्ट इनकम जो कि आपको इंटरेस्ट के तौर पे आएगी, इंटरेस्ट इनकम। एंड जो सेकंड टाइप ऑफ इनकम है वो है आपकी नॉन इंटरेस्ट इनकम। इसमें क्या क्या कंसिडर होता है, जैसे कि लेट पेमेंट फीस, जब आप हम अपने क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है उसको पूरा पे नहीं करते तो आपके ऊपर एक लेट पेमेंट फीस लगती है, तो उसको हम नॉन इंटरेस्ट इनकम में कहते हैं। आप काफी कॉमन टर्म यूज करोगे बैंकिंग के अंदर, इसको बोलते हैं एनआईआई एंड एनएफआई, नेट इंटरेस्ट इनकम, और ये आपकी विदाउट इंटरेस्ट इनकम। ओके, सो ये हुआ हमारा असेसमेंट लेवल पे। अब अल्टीमेटली इस पूरे असेसमेंट का जो एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है वो आपका ये है कि आपको किस तरह से मैक्सिमम आरओआई निकालना है बैंक के लिए, जिसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बैंक के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर उसको अच्छा खासा रिटर्न आना चाहिए। तो यहां पे आरओआई का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए आरओआई होता क्या है, मैं एक बैंक हूं, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो पे 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उनको बोर्ड करने के लिए, जो मेरे कस्टमर ऑन बोर्ड आए हैं, सेल्समैन को दिया है, प्रोसेसिंग के लिए दिया है, ऑनलाइन चार्जेस दिए हैं, बहुत चीजें दी हैं। तो अब 10 करोड़ के ऊपर मुझे कम से कम 15 करोड़ प्रॉफिट बनाना है, 5 करोड़ तो मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। ये जनरली इट्स नॉट अ फिक्स नंबर, हर बैंक अलग अलग तरह से सोचता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आता है। तो यहां पे हाउ टू मैक्सिमाइज इट, तो उसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप क्या करोगे, जो आपका कस्टमर बेस है उसको आप होमोजीनियस पूल में डिवाइड करोगे कि एक टाइप के कस्टमर है उन्हें एक सिंगल सेगमेंट में डाल दो, इसको हम सेगमेंटेशन भी कह सकते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, अपना आरओआई इंक्रीज करने के लिए। तो होमोजीनियस पूल बना दो या फिर सेगमेंटेशन कर दो, दोनों का एक ही मतलब है। अब आप चाहे होमोजीनियस पूल बनाओ चाहे आप सेगमेंटेशन करो, उसके लिए दो स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक होती है बिजनेस डिसीजन, जहां पे कि आप डेटा को इनसाइट निकालोगे, उसके बाद अपने डायरेक्टर्स वीपी इन सबसे कनेक्ट करोगे एंड दे विल डिसाइड। सेकंड जो स्ट्रैटेजी होती है वो है स्टैट्स बेस, इसमें आप स्टैट्स के कॉन्सेप्ट यूज करते हो अपने आरओआई को मैक्सिमाइज करने के लिए। आप क्या क्या एल्गोरिथम यूज करोगे, आप लेट्स से डिसीजन ट्री यूज करोगे। जो दो सबसे कॉमन है वो बताता हूं आपको, डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट। सो इन दो कॉन्सेप्ट को यूज करके आप अपने आरओआई को मैक्सिमाइज करने के लिए असेसमेंट स्टार्ट करोगे। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं एंड बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट के बारे में आरओआई के थ्रू ही। देखिए जब भी आप आरओआई निकालोगे तो उससे पहले आपको एक चीज पता होना बहुत जरूरी है, वो है आपकी अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, कि जिन कस्टमर के ऊपर आप पैसा लगा रहे हो उनकी अपॉर्चुनिटी एनालिसिस कैसी है, मतलब कि वो इस लायक है भी कि वो जो बैंक का प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करेंगे। तो दैट्स व्हाई इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। अब यहां पे हम इसका केस बाय केस डिस्को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से अपॉर्चुनिटी एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए तीन टाइप यहां पे कस्टमर को डिवाइड किया जाता है, तीन टाइप में। एक होते हैं आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एंड उनके अंदर वो एक्टिव होने चाहिए। इनएक्टिव भी होते हैं क्योंकि हमें खाली चाहिए एग्जिस्टिंग कस्टमर और वो एक्टिव भी होने चाहिए। दूसरे हमें चाहिए
न्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि जब आप अपॉर्चुनिटी की बात करोगे तो कस्टमर के साथ साथ आपको न्यू प्रोडक्ट भी आपके पास रेडी होना चाहिए ना। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू विल फाइंड आउट कि ऐसे कितने कस्टमर हैं जिनको आप नए प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। सो सर्च न्यू कस्टमर्स एंड एक्टिव भी होने चाहिए वो, ओके, विद प्रोडक्ट्स विच वी कैन सेल। तो आपको अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के अंदर ये तीन चीजें फिगर आउट करनी है। एग्जिस्टिंग कस्टमर जो कि एक्टिव है, दूसरा न्यू प्रोडक्ट, एंड देन आपको सर्च करना है न्यू कस्टमर अगेन एक्टिव, ये देखिए कॉम्बिनेशन है इनका, विद प्रोडक्ट विच कैन बी सोल्ड टू देम। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अपॉर्चुनिटी एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एनालिसिस अल्टीमेटली डीकोड हो रहा है कि आपको क्रेडिट कार्ड बेचना है। अब बेचना किसको है? कस्टमर को। सो आप यहां क्या करोगे? अपॉर्चुनिटी एनालिसिस जो कॉन्सेप्ट है यूज कैसे होता है, इसके अंदर आप कस्टमर के कार्ड को क्राइटेरिया के बेसिस पे सेल करोगे, कस्टमर का क्राइटेरिया चेक करोगे एंड उसके बेसिस पे आप सेलिंग शुरू करोगे यहां पे। सो थोड़ा सा लेट मी गो मूव अ बिट फॉरवर्ड। अब कस्टमर कार्ड जो क्राइटेरिया है इसको दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। सबसे पहला है रिस्कीनेस ऑफ कस्टमर। एक कस्टमर की रिस्कीनेस को यहां पे चेक किया जाता है। रिस्कीनेस किस कंपोनेंट से मिलकर बनती है? यहां पे तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आते हैं, यूटिलाइजेशन प्लस डेलिंक्वेंसी। यूटिलाइजेशन क्या होता है? कितना ज्यादा हमारा जो कस्टमर है वो क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहा है, और डेलिंक्वेंसी होती है कि कितने ऐसे मंथ गए हैं कि वो अपनी ईएमआई नहीं भर रहा है, लाइक ही इज डीपीडी 30, डीपीडी 60 और डीपीडी 90। एंड जो लास्ट कंपोनेंट है वो है पेमेंट बिहेवियर, पेमेंट। सो यूटिलाइजेशन प्लस डेलिंक्वेंसी प्लस पेमेंट इज इक्वल टू हाउ वी विल चेक द रिस्कीनेस, इन तीन कंपोनेंट को यूज करके। तो अल्टीमेटली इन तीन कंपोनेंट को यूज करेंगे। इन तीन कंपोनेंट को जब आप कंबाइंड करोगे तो उस कस्टमर का बिहेवियर स्कोर आ जाएगा। अब ये जो बिहेवियर स्कोर होता है ये दो टाइप का होता है, देखिए, एक होता है इंटरनल जो कि बैंक खुद से निकालता है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल जो कि ब्यूरो के डेटा से निकलता है। अब ब्यूरो क्या है? ब्यूरो है इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, इस तरह की जो सारी कंपनीज हैं जो डेटा सेल करती हैं बैंक को, तो उनको कहते हैं ब्यूरो। अब जो यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट हम करते हैं उसमें हमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है इन हर एक चीज के बारे में, लेकिन जब आप स्कोर मंगाते हो ब्यूरो से, ट्रांसपेरेंसी वहां पे उतनी ज्यादा नहीं होती, दैट्स व्हाई दैट्स बिट डिफिकल्ट। एंड ऑल्सो जो ब्यूरो डेटा सेल करता है वो प्राइस में सेल करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता उसमें। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कस्टमर कार्ड क्राइटेरिया, तो रिस्कीनेस नंबर 1 है। अब जो दूसरा कंपोनेंट है इसका वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और वो है कार्ड यूजर टाइप। जो हमारा यूजर है वो किस टाइप का यूजर है, जो हमारा कस्टमर है, क्योंकि दो टाइप के कस्टमर होते हैं। एक होता है ट्रांजैक्टर। ट्रांजैक्टर कौन सा कस्टमर होता है? जो कि कम प्रॉफिट देता है, क्योंकि वो क्या करता है, हर महीने कार्ड से कुछ खर्च करता है और उसको भर देता है, तो बैंक का कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। बैंक के लिए फायदेमंद कौन है? बैंक के लिए फायदेमंद है रिवॉल्वर। रिवॉल्वर किसको कहते हैं? उस टाइप के कस्टमर को जो बेसिकली कॉन्स्टेंटली हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट छोड़ देता है, मिनिमम पे कर देता है, फिर अगले महीने थोड़ी इंटरेस्ट इनकम देता है, लेट पेमेंट फीस देता है, वो सारी चीजें देता है। तो बैंक ये भी चेक करता है ओवरऑल कि कस्टमर जो है वो इनमें से कौन सा वाला है। बैंक के लिए हमेशा ये वाले कस्टमर प्रेफरेबल होते हैं, क्योंकि बैंक को इन्हीं से ज्यादा प्रॉफिट आता है। अब इन दो स्ट्रैटेजी के बेसिस पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बिहेवियर स्कोर निकालोगे आप। आज मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट समझा रहा हूं, राइट? तो आप अच्छे से इन सारी कड़ियों को जोड़ना। अब बिहेवियर स्कोर आपने निकाल लिया। बिहेवियर स्कोर में क्या हो सकता है? दो चीजें हैं कि बिहेवियर स्कोर एक थ्रेशोल्ड से कम होगा, लेट्स से कि 600 आपने थ्रेशोल्ड रख दिया, तो बिहेवियर स्कोर एक्स मान लेते हैं। एक्स इज लेस देन 600 या फिर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 600। दोनों में से एक ही केस हो सकता है, राइट? बट दोनों ही केस में जब आपका ये बिहेवियर स्कोर आएगा, जिसको आप मॉडल भी कहते हैं, आप कुछ पर्टिकुलर जो स्टेटिस्टिक्स, तो जब आपका बिहेवियर स्कोर आ जाएगा आप उनके ऊपर कुछ पर्टिकुलर टेस्ट परफॉर्म करोगे, जो कि बहुत ही कॉमन है, जैसे कि रैंक ऑर्डरिंग, या फिर आप उनकी स्टेबिलिटी चेक करोगे। ये सब मॉडल वैलिडेशन की टेक्निक्स हैं, ओके? तो कंफ्यूज मत होना। रैंक ऑर्डरिंग करोगे, स्टेबिलिटी चेक करोगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेक करोगे, और ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये आपको मैंने दूसरी जो मेरी प्लेलिस्ट है स्कोर कार्ड वाली, वहां पे सब समझाया हुआ है। उसके अलावा आप होमोजीनियसनेस चेक कर सकते हो कि जो पूरा डेटा है सेम टाइप का वो सेम ग्रुप में या सेम बिन्स में है या नहीं, तो इससे आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो अब एक काम करते हैं, एक बार आज के वीडियो को समराइज कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड स्ट्रैटेजी तीन टाइप की बनाई जाती है। तीन टाइप की स्ट्रैटेजी जो होती है वो है, नंबर 1 आपकी एक्विजिशन, नंबर 2 बिहेवियर, नंबर 3 इज बिजनेस एक्सपेंशन। उनके
कुछ अपने अपने बेनिफिट्स हैं कि वो क्यों क्यों यूज की जाती है, मतलब एक्विजिशन क्यों करनी है, तो उसके मैंने आपको रीजन बताया। उसके बाद जो लाइन ऑफ क्रेडिट होता है वो कितने टाइप का होता है जब स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, तो बैंक किस तरह से उसको देखता है, उसके बेसिस पे रिस्क वेटेड एसेट कैलकुलेट करता है। रिस्क वेटेड एसेट की जो असेसमेंट है उसके लिए दो फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चेक करते हैं। उन दोनों फैक्टर्स में जो आप देखोगे तो रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट जो हमारा गोल है उसके लिए हम आगे काम करते हैं कि किस तरह से हम रिटर्न अपना बढ़ा सकते हैं एज अ बैंक। तो उसके लिए फिर हमने आगे अपॉर्चुनिटी एनालिसिस की बात करी। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के अंदर दो मेजर फैक्टर हैं जो मैंने आपको समझाया, वो है आपका रिस्कीनेस ऑफ द कस्टमर और द क्रेडिट कार्ड टाइप। रिस्कीनेस के अंदर आप बिहेवियर स्कोर निकालते हो, अब उसके बाद जो बिहेवियर स्कोर आता है बिहेवियर स्कोर का आप बेसिकली वैलिडेट करते हो। सो दैट्स हाउ दिस होल स्ट्रेटजी मैनेजमेंट टीम बेसिकली वर्क्स इन द बैंक। तो अब आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में कभी पूछा जाए कि व्हाट यू डू इन योर स्ट्रेटजी टीम, तो आप ये आंसर दे देना उनको। ओके, सो ऑन दैट नोट आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, एंड वीडियो बेसिकली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।